गुड इवनिंग। बैठिए प्लीज, बैठिए। ये ऑनलाइन लोगों को आवाज आ रही बराबर? ऑडियो वीडियो बराबर है? नहीं नहीं, ऑनलाइन लोगों को पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, ब्लर दिख रहा है क्या? ऑनलाइन लोगों को बराबर दिख रहा है सब? सही है भैया, ठीक है, थैंक यू। क्या स्टेटस है भाई अपना? इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ रहे थे हम लोग। चलिए, इलेक्ट्रिक फोर्स को और आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बता रहा था। और मैं आपसे कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स के काफी क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको। उसी सीक्वेंस को और आगे बढ़ाते हैं। अपने नीट में क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, वो लेते हैं। ओके। इसमें हमसे क्या कहा गया कि एक कहानी सुनाई जा रही है। लिखें, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखें। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर रिलीज्ड इन uniform electric field, released in uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, फुल स्टॉप आगे लिखें। इफ डिस्टेंस, ऐसा लिखो, इफ सेम डिस्टेंस इज सेम डिस्टेंस इज कवर्ड इन टाइम t1 and t2, same distance is covered in time t1 and t2, then t2 by t1 question mark, t2 by t1 क्वेश्चन मार्क। आइए केस समझते हैं पहले तो। जैसा कि क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर, आप जानते हैं दोनों चार्ज पार्टिकल हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता हुआ कितना, F बराबर QE। क्या दोनों पर एक्सेलरेशन लगता हुआ कितना, QE बाय M। तो अगर हम कॉमन सेंस देखें तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा, क्या EE बाय ME। और प्रोटॉन पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा, EE बाय ME या MP। ऑब्वियसली यार दोनों पे फोर्स जरूर बराबर रहा होगा, लेकिन दोनों पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। और आप देख रहे हैं कि आपने दोनों को रिलीज किया, रिलीज करने का मतलब क्या हो गया, उनका इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। आप कह रहे हैं दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया। जैसा कि आप कह रहे हैं दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया, यू नो, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओबियसली दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रिलीज किया तो। वो दोनों ने डिस्टेंस सेम कवर किया, तो डिस्टेंस कवर सेम, तो काट दें इसको में। तो अल्टीमेटली आप देखिए कि टाइम प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/√A आ रहा है मेरे पास। आप भी कांस्टेंट है, तो हमें दोनों की टाइमिंग का T2/T1 पूछा है। तो आप देखो T2/T1, क्या ये रेशियो क्या हो जाएगा, क्या ये T2 यानी कि क्या हो जाएगा, AP अपॉन ये क्या हो जाएगा, AE। सही बात है। और AP और AE है हमारे पास, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, √MP/ME। ये आंसर आ जाएगा। नेट 2016 का क्वेश्चन है। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन 2018 में भी था, थोड़ा सा अलग है इससे। 2018 में ये समझ में आ गया आप लोगों को? मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे फोर्स अलग लगा हुआ कि सेम लगा हुआ, सेम फोर्स 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 फोर्स, Q इंटू ई, दोनों का चार्ज सेम है और ई का वैल्यू तो सेम है। ऑब्वियसली दोनों पे फोर्स क्या लगा था, सेम। मास अलग है तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली अलग रहा होगा। तो हम लोग कॉमन सेंस दोनों का एक्सेलरेशन लिख पा रहे हैं। और सिंपल जो मोशन 1D अपन पढ़ते हैं उसमें हमें पता लग रहा है, सेम डिस्टेंस काट दिया, टाइमिंग का क्या चल रहा है, 1/√, आंसर ही आ गया। ये तो अपना क्वेश्चन हो गया 16 वाला। जो 18 वाला क्वेश्चन उसको हम सुने और समझें, पहले पूरा समझा देता हूँ, फिर यहाँ फोटो बना दूंगा। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हवा में रिलीज किए जा रहे हैं, दोनों हवा में है और उनको क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। क्या दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया? या रिलीज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक दोनों जी से टपकेंगे।
लेकिन अब इसने साथ में क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन पर अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है और प्रोटॉन पर डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। जरा सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन पे अपवर्ड, क्या एफ नीचे लगेगा, और प्रोटॉन पर नीचे ही लगाया है तो क्या नीचे, तो कुल मिला के दोनों पर एम के अलावा क्या एफ भी लग रहा होगा, यस। तो दोनों पर जो नेट एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा है कि दोनों सेम डिस्टेंस से ड्रॉप हुए हैं, तो बताइए टाइमिंग किसका कम या ज्यादा रहेगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, यस। बाकी फोटो में दिखाता हूँ, आइए सीन समझिए। ये इलेक्ट्रॉन और ये हो गया मान लीजिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यस। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पर अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, ये अपवर्ड लिख देता हूं मैं सीधा। इस पर क्या लगाया गया, ई अपवर्ड लगाया गया, और इस पर ई डाउनवर्ड लगाया गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं इस पर क्या सीन हो रहा होगा, एम जी प्लस एफ ई, और इस पर भी क्या सीन हो रहा होगा, एम जी, इस पर भी एफ ई तो नीचे आ रहा होगा, यस। तो आप देख लीजिए इस पर जो एक्सेलरेशन होगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन, यस डायरेक्टली लिख दूं कितना होगा, जी प्लस क्या ई, ई बाय क्या एम ई, इसका उसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन, हाँ शाबाश बोलिए, हाँ जी प्लस ई, ई बाय एम पी, यस। क्या कॉमन सेंस मुझे बता दें कौन ज्यादा है, हाँ कौन ज्यादा है बोलिए, क्या ए ही ज्यादा हो रहा होगा, यह। तो दोनों जी जी से गिरते, लेकिन अल्टीमेटली जो लग गया एफ वगैरह लगा, अल्टीमेटली हमें पता लग गया दोनों नीचे आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा है प्रोटॉन से। अब ये सब कहानी हमने समझ ली, हमसे एग्जाम में कहा गया बोथ आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, और दोनों को क्या बोला है, बोथ आर ड्रॉप्ड बाय सेम हाइट, बोथ आर ड्रॉप्ड बाय सेम हाइट। तो बताइए दोनों ने सेम हाइट कवर किया, तो आई थिंक जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा रहा होगा क्या उसको टाइम कम लगा होगा, यस। यानी कि टाइमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी लेस देन टाइमिंग ऑफ प्रोटॉन। सीधा सवाल यही था, किसका टाइम कम है या किसका टाइम ज्यादा है। तो क्या मैं बोल दूं कि बोथ ड्रॉप्स बाय सेम हाइट, ड्रॉप्स ड्रॉप बाय सेम हाइट। तो फिर अगर मैथ्स करना है तो मैथ्स भी कर लो, कॉमन सेंस से तो कर ही सकते हैं, मैथ्स करना है तो मैथ्स भी कर लो। मैथ्स क्या बोलेगा, ये हो जाएगा, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि दोनों को क्या किया, रिलीज किया, दोनों ने सेम हाइट ड्रॉप किया, तो ये भी कट जाएगा। साफ साफ पता लग रहा है टाइमिंग प्रोपोर्शनल टू 1/√a। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं टाइमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन टाइमिंग ऑफ प्रोटॉन। एग्जाम में आंसर ये था। आसान है, कर सकते हैं, चल ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में क्वेश्चन आप लोग मैनेज कर सकते हैं। एक सिंपल पेंडुलम को लेकर भी क्वेश्चन बनता है जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स का रोल रहेगा। किस तरह का क्वेश्चन, आइए जैसे मान लीजिए सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम आप पढ़ते होंगे, इस तरह से स्ट्रिंग है, बॉल है, ओबियसली कुछ नहीं बोला तो इस पे क्या लग रहा है, एम जी। यहाँ क्या चल रहा होगा, टेंशन, और आप सब जानते हैं कि ये रेस्ट में है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा यूं डिस्टर्ब जैसा छोड़ देंगे तो क्या ऐसे ऐसे करेगा, और जैसे जगह टाइम पीरियड आप खूब जानते हैं, टी बराबर 2 पाई √L/G, जी या जी इफेक्टिव, याद है ना, मैकेनिक्स में हम इस तरह पढ़ते पढ़ाते हैं। ऑर्डिनरी मामला होगा तो आपका टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2 पाई √L/G ही रहेगा, यस। लेकिन आपको पता होगा मैकेनिक्स में फिर आप इससे बहुत खेलते हो, कभी आप इसको लिफ्ट में बांध देते हो, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, कभी आप इसको बस में छत पे बांधते हैं तो बस आगे जा रही है, ऐसा बोलते रहते ना, यस। शूडो फोर्स है जो भी करना है। तो अल्टीमेटली आपको मैं कोई भी केस देता हूँ कि ऐसा हो रहा है, लिफ्ट के मामले हैं, बस के मामले हैं, मैं आपसे टाइम पीरियड पूछता हूँ, तो आपने देखा होगा हर केस में आप अल्टीमेटली क्या ढूंढ लाते हो, जी इफेक्टिव ढूंढ लाते हो, और जो जी इफेक्टिव आता है क्या उसको यहाँ चिपकाते हो, यस। तो आई थिंक ये जनरलाइज फॉर्मूला है। अगर ऑर्डिनरी मामला एकदम तो जी इफेक्टिव जी हो जाएगा, और अगर ऑर्डिनरी मामला नहीं है, कहानियां सुनाएंगे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो जो कहानी होगा उस कहानी का जी इफेक्टिव आप ले आते हैं और यहाँ पर चिपका के मुझे आंसर बोलते हैं। और जी इफेक्टिव लाने का तरीका आपको आना चाहिए। तो जी इफेक्टिव का जो तरीका वो ये है कि आपकी बॉल पर हम जो भी कहानी सुनाएंगे उसमें आपकी बॉल पर जितने भी फोर्स लग रहे हो, 2 3 4 5 सब लगवा लो, और सब लगवाने के बाद उनका नेट मत निकालना, टेंशन के अलावा बाकी फोर्सेस का नेट निकालना। फिर सुन लीजिए, सारे फोर्स लगवा लो और टेंशन को छोड़ दो, और बाकी जितने भी बचे फोर्स है उनका क्या कर लो, नेट फोर्स निकाल लो। उस नेट फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन बनेगा, टेंशन के अलावा नेट फोर्स के करस्पॉन्डिंग
जो एक्सेलरेशन बनेगा वो किसका रोल करेगा, जी इफेक्टिव का। मैं याद दिलाता हूं, ऐसा करते भी हो आप लोग। ऑर्डिनरी मामला, कोई लिफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं, ऑर्डिनरी मामला, दो फोर्स लग रहे हैं ना, टेंशन के अलावा नेट फोर्स कितना है, एम जी। एम जी करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन जी, क्या आप यहाँ जी लिखते हो, ऑर्डिनरी मामला, ओके। लिफ्ट में चलते हैं, ओके। आप मान लीजिए लिफ्ट मान लो एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो क्या यहाँ पर एम जी प्लस एम ए लग जाता है, शूडो फोर्स बोल रहा है, जो भी करना है हो गया। तीन फोर्स हो गए, टेंशन एम जी प्लस एम ए। मैं बोलता हूँ टाइम पीरियड लाइए, तो आपको टेंशन के अलावा नेट कितना हो गया, क्या एम जी प्लस एम ए, एम जी प्लस एम ए, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन क्या होगा, जी प्लस ए, जी प्लस ए। क्या तुम लोग यहाँ जी प्लस से चिपकाते हो ना यार। तो बच्चे, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कुछ भी कहानी सुनाएंगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, आप सारे फोर्स लगा लेना, टेंशन के अलावा नेट फोर्स निकाल लेना, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन आएगा वो किसका रोल करेगा, जी इफेक्टिव का। ये मेरा सिखाने का तरीका था। अब इन बातों को मैं अपने चार्ज वाले सवालों में इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। तो लिखना है तो लिख दो, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, अगर किसी को लिखना है तो लिख दो, एक्सेलरेशन करस्पॉन्डिंग टू, एक्सेलरेशन करस्पॉन्डिंग टू नेट फोर्स, करस्पॉन्डिंग टू नेट फोर्स एक्सेप्ट टेंशन। जी हाँ, नेट फोर्स एक्सेप्ट टेंशन, टेंशन के अलावा। सहमत है, नेट फोर्स एक्सेप्ट टेंशन, क्लियरली लिख दिया हम लोगों ने। चलिए, तो मैंने सिखाया आप लोगों को, ये मेरा सिखाने का तरीका था। अब इसको लेकर के हमारे यहाँ किस तरह के सवाल बन सकते हैं, आइए इस बारे में। पहला सवाल, मुझे कभी कहा जाएगा दो पैरेलल प्लेट्स हैं, लेट अपर प्लेट इज पॉजिटिव, लोअर प्लेट इज नेगेटिव, तो आप सब जानते हैं कि इधर क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा। अगर हम आपसे एक बात कहें कि हाँ यार ये कुछ बॉल वगैरह है इस तरह का है, और हम कुछ कहानी सुना देंगे, एम और प्लस क्यू, यस, सिंबल पेंडुलम है, और इस बार हमारे पेंडुलम पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगा हुआ है। हमें इस तरह की कहानी सुना देगा या फोटो बना देगा, बोलेगा टाइम पीरियड मैनेज करना है, जो कि मैंने अभी सिखाया आप लोगों को। क्या किया जाए, पहले सारे फोर्सेस दिखा दूं मैं, यस यस, क्या क्या हिसाब है, एम जी लग ही रहा है, क्या क्यू भी नीचे लग रहा है, क्या टेंशन ऊपर चल ही रहा है, यस, और कोई फोर्स है या बस इतना ही है, इतना ही है, ओके। मुझे आज भी ये फॉर्मूला सेटल करना है, टेंशन के अलावा बाकी फोर्स का नेट कितना हो रहा है, क्या एम जी प्लस क्यू, एम जी प्लस क्यू के करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन विल बी, छाप दें डायरेक्ट, या थोड़ा सा लिख देता हूं चाहिए तो, नेट फोर्स कितना हो रहा है, एम जी प्लस क्यू, इसके करस्पॉन्डिंग जी इफेक्टिव, हाँ हाँ, क्या एम, सॉरी 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 सॉरी, जी प्लस क्या क्यू ई बाय एम, क्या ये आपका जी इफेक्टिव हो गया। तो अगर कोई मुझे कहेगा इस केस का टाइम पीरियड लिखिए, तो मुझे करना क्या है, वो रहा ना जनरलाइज फॉर्मूला, मैं लिखूंगा टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन क्या जी प्लस क्या क्यू ई बाय एम, ये मेरा आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस के लिए। सेकेंड पार्ट, कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि दो प्लेट इस तरह से हैं, प्लस एंड माइनस, और यहाँ पर पेंडुलम वगैरह। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओबियसली इस बार इलेक्ट्रिक शायद यूं हो रहा होगा, और हम आपसे बोल रहे हैं एम और प्लस क्यू। मुझे कहा जा रहा है कि इस वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड लिखिए। बिल्कुल, काम शुरू करें। यस, सबसे पहले यहाँ कितना फोर्स लग रहा होगा, एम जी, यहाँ कितना चल रहा होगा, क्यू ई, क्या यूं लग रहा होगा क्यू ई, यस, और टेंशन वेंशन है यहाँ पे। आप फिर देख रहे हैं यहाँ पर तीन फोर्स है, मुझे सबका नेट निकालना है कि एक्सेप्ट टेंशन, एक्सेप्ट टेंशन दो फोर्स, क्या पाइथागोरस, हाँ जी पाइथागोरस। तो आप देख रहे हैं नेट फोर्स अगर मैं बनाऊंगा तो कितना हो रहा है, एम जी का होल स्क्वायर प्लस क्यू ई का होल स्क्वायर। हमें तो जी इफेक्टिव में इंटरेस्ट है, दैट इज गोइंग टू बी रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर और एम स्क्वायर। क्या मेरा जी इफेक्टिव तैयार है, चलो फॉर्मूला में सेट करते हैं। टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, यस, ये आ जाएगा। क्या है ये, छतरी, या छतरी में भी छतरी, यस, ये क्या डबल छतरी, छतरी में भी छतरी।
अब मैं प्रैक्टिस के लिए इसमें ऐसे कुछ वेरिएशन डाल के आपसे पूछता हूँ, आंसर आने चाहिए। ये सब लिख दीजिए आप लोग फटाफट से, बोले। चलिए, सारी जानकारी आपके सामने है। मैं कह रहा था कि सिंपल पेंडुलम वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस प्रोफाइल क्वेश्चन बुक्स में अवेलेबल है। अब बुक्स में इन सवालों को पूछने के अलग अलग आइडियाज हैं। जैसे आपको ये सीन बना के दे दिया जाएगा, बोलेगा कई किताबों में तो यूं पूछा हुआ है कि ये सीन है, बताइए इसका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होगा। 4 एक्सप्रेशन दे देगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, हम लोग इसको चूज कर लेंगे। कई बुक्स में इसी क्वेश्चन को यूं पूछा हुआ है कि ये सीन है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा, अभी टाइम पीरियड टी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देंगे टाइम पीरियड कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा, कम हो जाएगा। क्या आपका जी इफेक्टिव बढ़ गया है, तो आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह के सवाल पूछे हुए यहाँ पे आ जाइए। इस वाले केस में ये वाला क्वेश्चन भी कई बुक्स में अवेलेबल है। यस, इस केस के लिए टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन लिखिए, क्या लिख सकते हैं, यस यस, ऑर्डिनरी पेंडुलम की तुलना में टाइम पीरियड बढ़ गया कि कम हो गया, कम हो गया है। ओब्वियसली जी इफेक्टिव तो आपका जी से ज्यादा ही आ रहा है, इसका मतलब हम लोग आंसर कर सकते हैं। क्या मैं ऐसा स्टेटमेंट बोलूं क्या कि पेंडुलम वाले केस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो टाइम पीरियड क्या हमेशा कम ही होगा। वेरी गुड, आई थिंक बढ़ भी सकता है। सारा खेल हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसे मैं करके बताता हूँ, आप मत चेंज करना। सोचो यार कि अगर ये वाला चार्ज माइनस होता तो बोलो क्या क्यू ई यहाँ लगता, तो विषय जी माइनस क्यू बनता, तो बोलो क्या ये टाइम पीरियड बढ़ जाता। यस, तो इसका मतलब चार्ज प्लस की जगह माइनस होगा तो टाइम पीरियड वही रहेगा कि चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। टाइम पीरियड प्लस की जगह माइनस होगा, टाइम चार्ज प्लस की जगह माइनस होगा तो टाइम पीरियड चेंज होगा या वही रहेगा, वही रहेगा। क्यों यूं लगने की बजाय यूं लग जाएगा भाई, इनका भी पाइथागोरस ही चल रहा था और इनका भी पाइथागोरस, टाइम पीरियड चेंज होगा कि सेम रहेगा, सेम रहेगा। उसमें शायद प्लस क्यू से माइनस क्यू होने पर असर आ रहा था, इसमें प्लस क्यू से माइनस क्यू होने पर असर नहीं आएगा। कभी कभी हम चार्ज को चेंज करेंगे और कभी कभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड की जगह लेफ्टवर्ड बोल देंगे, कभी अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड बोल देंगे, या डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड बोल देंगे। वो सब एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, कर सकते हैं ना। चले, ये था इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में मैंने आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस करा दी है, चीजों को आगे बढ़ाएंगे। आजकल हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। स्टार्ट करता हूँ, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, आपको याद है मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में आपने न्यूट्रल पॉइंट शब्द सुना होगा। तो इसका बेसिकली किसी पर्टिकुलर फील्ड विल्ड से कोई लेना देना नहीं है। इसका किससे लेना देना है, जो भी फील्ड हम स्टडी करते हैं, वेदर इट इज मैग्नेटिक फील्ड और इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे हम जो भी फील्ड स्टडी कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू अगर कहीं पे जीरो आ जाए तो उस जगह को क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। जब मैं मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाता हूं तो मैं क्या बोलता हूँ, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जहां नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। और आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा हूं तो यहाँ क्या बोल दूंगा, जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो न्यूट्रल पॉइंट बोले तो क्या मैं कह दूं, ई नेट बराबर जीरो। ये सिंपल मैंने लिख दिया शॉर्ट में। एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा, जरा ट्रू और फॉल्स पहचानिए। यस, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का सेंटर न्यूट्रल पॉइंट होता है। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे कल शायद ई बराबर जीरो आया था, तो फिर मुझे बोलने का अधिकार है कि वो क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। और सुने, रेगुलर पॉलीगन के सभी कॉर्नर पर अगर सेम सेम चार्जेस रखते हैं तो सेंटर क्या न्यूट्रल पॉइंट होता है यार। तो किसी भी जगह अगर ई नेट जीरो आ जाएगा तो मैं तो डिक्लेयर करूंगा कि वो क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। एक बात। दूसरी बात, आपको याद है एक दिन मैं, एक दो दिन लेक्चर पहले मैं आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट पढ़ा रहा था। वो इक्विलिब्रियम पॉइंट था और ये न्यूट्रल पॉइंट है। नाम दो हैं लेकिन दोनों लोकेशन एक ही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे बताइए, फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स। तो बच्चे मान लो ये कोई लोकेशन है, आपने मेरे से बोला कि सर ये न्यूट्रल पॉइंट है, तो मेरे दिमाग में क्या मैसेज जाएगा कि बच्चा बोल रहा है कि यहाँ ई बराबर जीरो है, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट तो यहाँ ई बराबर जीरो है। मैंने यहाँ कोई क्यू चार्ज ला के रख दिया और मैं इस क्यू चार्ज पर फोर्स स्टडी करने का सोच रहा हूँ, एफ बराबर क्यू ई। अरे जहां पर चार्ज बैठा है वहां ई है कि नहीं है, नहीं है, तो मैं फोर्स बनाऊंगा भी तो फोर्स कितना आएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो मेरे चार्ज पे फोर्स नहीं लगा। इसका मतलब जो जगह न्यूट्रल पॉइंट होती है, क्या वही जगह वास्तव में इक्विलिब्रियम पॉइंट भी होती है। यह कई बार हम अलग अलग बोल देते हैं मगर दोनों जगह एक ही है। तो लिख लो एक पॉइंट और की, फोर्स इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, force is due to electric field, so neutral point is equilibrium point. Neutral point is equilibrium point.
तो बॉस अगर दोनों एक ही जगह है तो फिर दोनों को पता करने का प्रोसीजर भी सेम होना चाहिए। उसका प्रोसीजर तो हमें आता है, तो वही प्रोसीजर इसका हो जाएगा। कैसे याद है? 2 पॉइंट चार्ज, यस, दोनों प्लस प्लस, बीच में क्या आउटसाइड, बीच में, दोनों माइनस तो कुछ ना अलग आउटसाइड बोल दी है, क्या बीच में रहेगा? यस, वो प्लस और माइनस हुआ तो आउटसाइड, वो किधर भी होना मगर छोटे के पास होना। आइए पेन चलाते हैं जरा। प्लस का 9 एंड इट इज प्लस का 3, लेट ये दूरियां इज आर, 2 पॉइंट चार्ज, दूरियां इज आर। मुझे बोल रहे हैं कि न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करना है। आओ पहले रफ बात कर लें। यस, रफ लोकेशन, बीच में क्या आउटसाइड, बीच में, और क्या छोटा के पास। एक बार में से आंसर दीजिए, किसके लेफ्ट या किसके राइट, किसके लेफ्ट या किसके राइट। बेस्ट आंसर इज 3 के लेफ्ट। जो 3 का लेफ्ट है वैसे 9 का राइट भी है, लेकिन हमें बेस्ट आंसर क्या देना है? 3 के लेफ्ट। अपनी बात हो चुकी थी, जिसके पास रहेगा उसको बारे में बोलना पड़ेगा। वेरी गुड। तो क्या बेस्ट आंसर इज 3 के लेफ्ट? बेस्ट आंसर 3 के लेफ्ट। ये तो हो गया कि हाँ रफली यहाँ रहेगा। अब अगर एग्जैक्ट डिस्टेंस चाहिए तो क्या करें? मान लेते हैं एक्स दूर पर है। आप देखिए यहाँ कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड मारेगा, एक मेंबर की सब मेंबर, सब मेंबर। ये यहाँ पर मारेगा अवे, पॉजिटिव चार्ज अवे मारता है, और ये पॉजिटिव यहाँ कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड देगा? अवे। क्या दोनों पॉजिटिव चार्ज अवे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं? यस। तो बताओ बताओ, इस जगह पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उनमें सपोर्ट चल रहा है कि झगड़ा चल रहा है? झगड़ा। और झगड़े का आंसर 0 चाहिए आपको, आप चाहते हो न्यूट्रल पॉइंट हो जाए। तो क्या करें? क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में इक्वेट कर दें? यस। यानी कि 0 आंसर होने के लिए क्या है? E3 दैट शुड बी इक्वल टू E9। चलो कर लेते हैं। के क्यू अपॉन दूरियां स्क्वायर, के क्यू अपॉन दूरियां स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बनाने में कोई फायदा नहीं है, दोनों साइड का रूट लेके सॉल्व करना चाहिए। दिस इज 1/x एंड दैट इज √3 r minus x. So x I am getting is r upon 1 plus √3. ये डिस्टेंस किससे आया है? 3 से। मैंने बोला 3 से कितना डिस्टेंस, तो ये आंसर है। मैंने बोला 9 से कितना डिस्टेंस, क्या r माइनस दिस, जो भी आना होगा जाएगा r माइनस दिस, कर लेंगे मैंने, आंसर लाया जा सकता है। ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट का लोकेशन। क्या यही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी है? यस, हाँ यही है। मैं आपको याद दिला दूं कि अगर मैं भी पूछता इक्विलिब्रियम पॉइंट बताओ, तो शायद आप ऐसा करते कि यहाँ पर रफ लोकेशन निकालने का शायद यहाँ क्यू रखते, और क्यू रख के उस पर 2 फोर्स लगवाते, क्या फोर्स बराबर करते? यस। तो वहां पर अपन क्यू रख के 2 फोर्स इक्वेट कराते थे, और यहाँ बिना क्यू रखे ही क्या किया, क्या 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेट करा दिए। यस। तो बात तो एक ही है, क्योंकि अगर मैं फोर्स में जो क्यू क्यू लिखता वो रहता ही कट ही जाता, कट ही जाता। तो अल्टीमेटली तो वही हो रहा है। तो आज के बाद अगर इवन में कभी इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने को भी बोलूं ना, तब भी आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, जस्ट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बना के सीधा इक्वेट कर लीजिए, तो वहां से आपको लोकेशन आ जाएगा। दोनों जगह एक ही है, नाम अलग अलग है। ये था न्यूट्रल पॉइंट के बारे में। अब क्योंकि हम ये समझने लगे हैं, तो नया टर्म शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसको मैं प्यार से कहूंगा ईएलएफ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं बोलेंगे, शॉर्ट नेम ईएलएफ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। जैसा कि अपना डिस्कशन हुआ था, कहीं पर भी चार्ज का असर होता है तो उस चार्ज के असर को डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्पेशल टाइप की लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। उन लाइंस के अंदर इस तरह की करेक्टरिस्टिक, इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का पैटर्न होता है। उन लाइंस को देख करके हमें चार्ज के असर के बारे में काफी सारी जानकारियां मिल जाती है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाती है, इवन हमें पता लग जाता है कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है। तो उन स्पेशल लाइंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मुझे बताइए, अगर कहीं पे वाकई में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां हवा में इस तरह की लाइनें बन जाती हैं क्या? हाँ, ये रियल है कि इमेजिनरी है? ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, ऐसा नहीं कि अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हवा में ऐसी लाइन थोड़ी ना बन जाएगी। तो ये बस वास्तव में होती नहीं है, जस्ट चीजों को दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो पहली बात तो ये हो गई कि लाइन जो है क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। बच्चों इन लाइंस के बारे में कुछ 8-10 करेक्टरिस्टिक है, वो हमें पता होनी चाहिए। उनको लेकर के डायग्राम वाले क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। तो वही पॉइंट्स मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ। आइए सबसे पहला पॉइंट ये लिख दीजिए, इमेजिनरी लाइंस।
इसका मतलब क्या है, वास्तव में होती है, मान ली गई है, मान ली गई है, वास्तव में होती नहीं है। चलिए, दूसरी बात आप सब जानते हैं, कहां से कहां जाएंगी, प्लस से निकल के माइनस पे जाएंगे। अरे ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का तरीका है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता था यार, प्लस से माइनस तरफ। तो इन लाइनों का भी पैटर्न क्या रहेगा, प्लस से ओरिजिनेट होंगी और माइनस पे टर्मिनेट हो जाएंगी। प्लस का काम है लाइनें प्रोड्यूस करना, और माइनस का काम है लाइनें प्रोड्यूस करना, खा जाना, खा जाना। प्लस लाइनें प्रोड्यूस करता है, माइनस जो है लाइनें खा जाता है। प्लस से लाइन स्टार्ट होगी और माइनस पे स्टार्ट होगी, टर्मिनेट होगी, टर्मिनेट हो। तो लिख दीजिए, starts from positive charge and terminates at negative charge. Starts from positive and terminates at negative charge. और ऐसा आप करते भी हैं। ये देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि प्लस और माइनस दो पॉइंट चार्ज है, लाइनों का पैटर्न बताइए, तो आप क्या करते हैं, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। यूं समझो यार, प्लस का काम सिर्फ लाइनें प्रोड्यूस करना और माइनस का काम सिर्फ लाइनों को टर्मिनेट करना। इस तरह का पैटर्न आप लोग जानते हैं। और देखो क्या हो रहा है यार, ये प्लस से निकल के वापस प्लस पे आए कि माइनस पे रुक गए, माइनस पे रुक गए। क्लोज लूप की नेवर क्लोज लूप, नेवर क्लोज लूप, नेवर क्लोज लूप। मुझे लगता है क्लोज लूप बनने के लिए क्या है, लाइन जहां से शुरू हो क्या घूम के वहीं आनी चाहिए, तभी तो आप कहोगे क्लोज लूप है। अरे यार आप प्लस से शुरू हुए और कहाँ रुक गए, आप माइनस पे रुक गए, तो वापस आ रहे हो कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। हमें सीखना पड़ेगा नेवर क्लोज लूप, नेवर क्लोज लूप। शायद जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो ऑलवेज क्लोज लूप थी, बार बार नॉर्थ पोल से साउथ पोल और अंदर अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल, क्या पूरा क्लोज लूप बनता था? यस। तो ये बड़ा डिफरेंस हो गया। आपने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी है वो डेफिनेटली ऑलवेज क्लोज लूप, और बच्चों जो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस पढ़ा रहा हूँ वो नेवर क्लोज लूप, ऐसा मुझे बोला जा रहा है। मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा चीजों को। देखो भाई, आजकल जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। एक ईएमआई में आपने पढ़ा था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएमआई फेराडेज लॉ है ना, वेरिएबल बी प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद आप एडी करंट पे चले गए होंगे, याद है क्या? यस। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मेरे पास दो टर्म है, वन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दूसरा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज नेवर क्लोज लूप, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्लोज लूप। वहां फेराडेज लॉ पढ़ा होगा। तो ध्यान दीजिए, आज के बाद, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर पे भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जनरलाइज का भी क्वेश्चन आएगा। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्लोज लूप, नेवर क्लोज लूप, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या तो आप एग्जामिनर का इंटेंशन जानने की कोशिश करना, उससे पूछने की कोशिश करना कि तू बता तेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सा, पहले फिर हम जवाब देंगे। फिर सुनिए, यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज क्लोज लूप या नेवर क्लोज लूप? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्लोज लूप, नॉट क्लोज लूप, या डिपेंड्स? हाँ, यस, मे बी क्लोज लूप और मे नॉट बी क्लोज लूप। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता रहूंगा तो आपको कैसे पता लगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? या तो मैं और अच्छा बोल दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्टैटिक चार्ज, नेवर, कोई डाउट नहीं बचा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, कहीं ना कहीं दिमाग में इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके पास, लेकिन बनाया किससे इसने? ओके ओके, वेरिएबल भी अच्छा इंड्यूस्ड वाला है। तो अगर मैं बोलता इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बता नहीं रहा हूँ कि बना किससे है, या मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा वाला है, तो फिर आप भी बोल देना इट मे बी क्लोज लूप और इट मे नॉट बी क्लोज लूप। ये बात सही है कि जो चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ा रहा हूँ ओनली, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखवा दिया, नेवर क्लोज लूप लिखवा दिया। सुन लिया सबने? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बातें सुनने में जरा सी होती, लेकिन बड़े काम की बातें हैं। आईआईटी में एक क्वेश्चन था बहुत पहले, आंसर चाहिए मुझे अभी। यस, उसने बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक नहीं, सॉरी फील्ड लाइन, ये कोई फील्ड लाइन है, ये कोई फील्ड लाइन है, ये लाइन किसके बारे में नहीं हो सकती है? ये लाइन किसके बारे में? ऑप्शन सुने, ऑप्शन सुने, मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सुने, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। आराम से बात कर लेते हैं। यस, ये किसके बारे में नहीं हो सकती है? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हो सकती है, क्लोज लूप? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इंड्यूस वाले के बारे में हो सकती है? क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में? तो उसने वहां एग्जाम में लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में होने की संभावना तो है ना, क्योंकि आप बता नहीं रहे मेरे को नाम की कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है। और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में होगी या कतई नहीं होगी? तो मेरा आंसर वहां पे क्या गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में नहीं होगी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में होगी या हो सकती है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में होगी कि हो सकती है? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में होगी कि होकर ही रहेगी? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में होकर ही रहेगी, अनडाउटली होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में होगी कि हो सकती है?
उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं बोला था, एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था। तो मैं समझता हूँ दो तरह का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या उसके बारे में हो सकती है या वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में होगी कि कतई नहीं होगी? तो लैंग्वेज वाज कि ये लाइन ऑफ फोर्स किसके बारे में नहीं हो सकती है। तो मैंने समझ लिया कि आंसर क्या देना चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये मानते हुए कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो सकता है इसके पास इंड्यूस वाला रहा हो। क्या मेरी भाषा समझ में आ गई है ना? ये बहुत पुराने टाइम में आईआईटी में था ना, तो ये अपनी किताबों में बहुत सारी जगह अवेलेबल है, क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना, जो भी लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं लाइन ऑफ फोर्स पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो क्या मिल जाता है हमें? क्या फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाती है? इसको लिख रहे हैं क्या? लिख लो अपने हिसाब से, क्वेश्चन बना के, ये फोटो बना के लिख दो, और चाहो तो अब लिख ही लो। दिस लाइन may not be about, this line is not about, this line of force is not about। ऑप्शन डाल दो, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। आंसर मार दो ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है जवानों, मैसेज क्लियर इस क्वेश्चन का? और आप देखो कहीं कुछ सोल्व करने का नहीं है। अगर आईआईटी जैसे मैथमेटिकल एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है ना, तो अपना एग्जाम नीट में तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो वहां तो आ ही सकता है। आईआईटी में जनरली क्या होता है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इतना छोटा क्वेश्चन वहां पे आया तो अपने भी आ सकता है। चलिए, हम लोग आजकल लाइन ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं। मैंने सुना है कि लाइन ऑफ फोर्स पे कहीं भी टेंजेंट खींचते तो क्या मिलता है? फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। तो लिख दो अगला पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन रिप्रेजेंट, tangent drawn represents direction of field, direction of field। क्या मतलब हो गया ये देखिए, मान लीजिए कोई लाइन ऑफ फोर्स है, आपने मुझे बोला कि अगर ये लाइन ऑफ फोर्स है बताओ, इसको देख करके बताओ कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो मुझे नहीं पता, जहाँ चेक करना हो कर लेते। तुमने बोला यहाँ बताओ, जहां बोलोगे वहां मैं क्या करूंगा, टेंजेंट खींच दूंगा। तो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन ही है, इस जगह यहाँ पर एक ही डायरेक्शन ये है, इस जगह यहाँ पर एक ही डायरेक्शन ये है, इस जगह यहाँ पर एक ही डायरेक्शन ये है। जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी, जैसा कि आप जानते हैं। अगला पॉइंट, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सबको रटा पड़ा होगा। लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और क्यों नहीं करते हैं भी रटा पड़ा होगा। हाँ, बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड वालों का तो फेवरेट क्वेश्चन है, उनको इसके अलावा क्वेश्चन मिलता नहीं है। तो वो पूरी यही पूछते, वो लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करती है। और आप लोग भी बहुत जोर शोर से गा के आते हो, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई इंटरसेक्शन इज नॉट पॉसिबल। हाँ, निकाल दो नंबर। हाँ, होता है कि नहीं? चलिए, तो रीजन तो नहीं लिखवाऊं मैं, पता है सब लोगों को, इंटरसेक्शन नहीं होगा, कारण जानते हैं। चलिए, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं ये, और बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट, नंबर ऑफ ईएलएफ, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, कि लाइंस की संख्या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होगी। आई थिंक बहुत लॉजिकल बात है, होना भी चाहिए। सोच के देखो ना, ज्यादा चार्ज ज्यादा माहौल, क्या ज्यादा लाइंस? कम चार्ज कम माहौल कम लाइन, इसका मतलब क्या हो गया, ज्यादा चार्ज ज्यादा लाइन, कम चार्ज कम लाइन। तो नंबर ऑफ ईएलएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमें जब भी हम डायग्राम वगैरह बनाते हैं, या डायग्राम देख करके हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं, ये डिसीजन ले सकते हैं कौन सा चार्ज छोटा है या कौन सा चार्ज बड़ा है। जिस चार्ज के आसपास ज्यादा लाइन होगी उस चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, जिस चार्ज के आसपास कम लाइन्स होंगी उस चार्ज की वैल्यू कम है, क्योंकि आपने बोला ये बात। तो इस बात को लेकर भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अपने बुक्स में इस तरह का क्वेश्चन है, ऐसे वर्मा के अंदर जैसे Q1 चार्ज दिया हुआ है और एक Q2 चार्ज दिया हुआ है। इसके बारे में उसने 4 लाइन बनाई है, और इसके बारे में उसने 6 लाइंस बना रखी है इस तरह से। और फोटो ये बनाने के बाद 2 सवाल पूछे उसके अंदर। पहली बात तो नेचर पूछ रहा है, बोलिए इज इट पॉजिटिव, दिस वन नेगेटिव। ठीक है, ये तो पूछा है। साथ में ये पूछा है कि दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा, Q1 के मैग्नीट्यूड का और Q2 के मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या 4:6, इज इट 2:3? आंसर हो गया। तो इसमें कोई कलाकारी नहीं है, जो इनकी लाइंस की संख्या का रेशियो होगा वही इनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो होगा। और ये आपने जो 2-3 आंसर मुझे दिया है केवल तब वैलिड है जब आप यही 4 और 6 लाइन बनाए। पता लगा 8-10 लाइन चेप दी और ये रेशियो लिख के बैठे हुए हैं, थोड़ा संभाल के, है ना। अगर 8-10 लाइन चेप रहे तो अकॉर्डिंगली काम करना। ये आंसर तभी वैलिड है
जब पहले चार्ज पे 4 लाइन होनी चाहिए, दूसरे चार्ज पे 6 लाइन होनी चाहिए। और आइए और बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट हमारे पास ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सेपरेशन बिटवीन लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सेपरेशन बिटवीन लाइंस, यानी इसका पूरा लैंग्वेज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेशन बिटवीन लाइंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सीधा मीनिंग यूं है, एक बार बताओ, जहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा क्या वहां लाइंस डेंस होंगी? लाइंस डेंस होंगी, ज्यादा होंगी तो पास पास होंगी, तो उनका सेपरेशन क्या कम हो जाएगा? यस। और जहां फील्ड वीक है वहां पे लाइंस दूर दूर होंगी तो उनका सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा। तो देखो कितना अच्छा है ना, मान लो ई ज्यादा है तो लाइंस पास, तो बोलो क्या सेपरेशन कम होगा? ई कमजोर है तो लाइंस दूर, क्या सेपरेशन ज्यादा होगा? यस। तो इसका यूज क्या है ना, आज के बाद आप क्या करना, मैं कोई भी लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न आपको दूंगा तो सीधा सीधा मंत्र है, जहां लाइंस जितनी ज्यादा पास दिखे वहां फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग है, जहां लाइन जितनी दूर दूर दिखे वहां पे फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? वीक है, ये इसका मीनिंग है। इस पर हम छोटा छोटा सवाल कैसे पूछ सकते हैं, ये देखिए, कहीं मान लीजिए मैंने कहा कि ये कोई माहौल है, ये कोई माहौल है, लेट दिस इज लोकेशन ए, लेट दिस इज लोकेशन बी। यस, क्या देख रहे हैं, ई ए इज मोर देन ई बी? यस। तुरंत कोई कलाकारी नहीं है, कोई सोच विचार करने वाली बात नहीं है। ए के यहाँ पे लाइन्स कंपेरेटिवली पास है तो ऑब्वियसली फील्ड स्ट्रॉन्ग है, बी के यहाँ पे लाइन्स थोड़ा दूर है तो ऑब्वियसली ई ए ज्यादा है, ई बी कम है। अगला पॉइंट, बड़े आगे बढ़े जवानों, चले अगला पॉइंट है कि पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस represent uniform field, represent uniform field। बच्चों आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्रकार का होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। मैंने एक बार आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन देख करके आप बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म, पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो यूनिफॉर्म, फंक्शन देख करके वो तो बता ही देते हैं। मैं तो चाहता हूं कि लाइन ऑफ फोर्स का कोई पैटर्न आप देखो तो बस फोटो देखते आप बता दो कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। पहचान मैंने बता दिया आपको। यूनिफॉर्म का एकमात्र पहचान क्या है, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस, ये एकमात्र यूनिफॉर्म फील्ड है। इसके अलावा दुनिया का कुछ भी फोटो बना के लाओ, सब कुछ नॉन यूनिफॉर्म है। आइए मैं समझाता हूँ। जैसे मानिए मेरे पास लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न ये है, हाँ जी, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। मैं कह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म फील्ड है, क्यों है हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड को यूनिफॉर्म कब बोलते हैं, जब सब जगह वैल्यू भी सेम सेम और डायरेक्शन भी सेम सेम। आइए, गेप कैसा है, अलग अलग कि सेम सेम? सेम सेम। अभी पढ़ के आया था, गेप ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है और गेप कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। बॉस यहाँ पर तो सब जगह गेप सेम सेम सेम, यानी सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम सेम सेम। ओके, डायरेक्शन के लिए टेंजेंट बनाऊंगा मैं, टेंजेंट क्या सबकी टेंजेंट क्या हॉरिजॉन्टल आएगी? ये तो हर जगह डायरेक्शन सेम सेम, वैल्यू भी सेम सेम। क्या ये रियल में यूनिफॉर्म हो गया है? बिल्कुल, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। समझाने के लिए मैं इतना बोला कि हाँ यूनिफॉर्म क्यों है, आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन, ये किसका फोटो है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इसके अलावा दुनिया का कोई भी फोटो बना के लाइए, सब कुछ नॉन यूनिफॉर्म है, एकमात्र ये यूनिफॉर्म, बाकी सब नॉन यूनिफॉर्म। कैसे, मैं दिखाता हूं। मान लीजिए मेरे पास लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न ये है, हाँ जी, इज इट यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? ये शायद पैरेलल तो लेकिन इक्विडिस्टेंट नहीं है ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्या प्रॉब्लम है इसका, डायरेक्शन या वैल्यू? हाँ 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 शाबाश, डायरेक्शन या वैल्यू? वैल्यू, सब समझते हैं ना, डायरेक्शन तो क्या सेम आएगा ना। गेप कम, क्या ई की वैल्यू ज्यादा? और गेप ज्यादा, क्या ई की वैल्यू कम? यस, बिल्कुल सही है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म है। और प्रॉब्लम क्या है इसका, वैल्यू का प्रॉब्लम है। ये मैंने कुछ इक्वी डिस्टेंट लाइन बनाने की कोशिश की, फोटो बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है,
इक्विडिस्टेंट है, ठीक है, ओके, इक्विडिस्टेंट है, क्या बोलते हो ये, पैरेलल, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, नहीं नहीं, इक्विडिस्टेंट है। क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्शन की वैल्यू, डायरेक्शन का प्रॉब्लम है। इक्विडिस्टेंट यानी वैल्यू सेम सेम सेम, और डायरेक्शन शायद गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर डायरेक्शन आ जाएगा ये वाला, यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, और यहाँ पर आ जाएगा ये वाला। डेफिनेटली डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है, ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा नॉन यूनिफॉर्म। क्या है ये? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला फोटो, ये देख, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? क्या प्रॉब्लम है? वैल्यू की डायरेक्शन, क्या प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है? क्या बोलते हैं, पूरी तरह से बर्बाद फील्ड है। हाँ, वैल्यू भी हर जगह अलग अलग अलग, और डायरेक्शन भी हर जगह अलग अलग, क्या बोलते हैं, पूरा बर्बाद फील्ड है। यस, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है और हर तरह से बर्बाद है, वैल्यू भी डिफरेंट और डायरेक्शन भी डिफरेंट। तो मैं यही आइडिया आपको देना चाहा था, सिर्फ ये यूनिफॉर्म फील्ड है, इसके अलावा दुनिया का कोई भी फोटो बना के लाइए, सब क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा। क्लियर? चलिए और सुनिए, मैं आपको पढ़ा रहा था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, जो कि आपने अभी देखी भी हैं। इनके बारे में जनरली क्वेश्चन कम ही होते हैं। जो ज्यादातर क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे गए हैं, आईआईटीज वगैरह में आए हैं, वो जनरली उन दो प्रॉपर्टी के बारे में है जो आने वाली है। ये बेसिक था। अब जो काम की जो ज्यादा प्रॉपर्टी वो आ रही है, आप जानते हैं बच्चों, मटेरियल दो प्रकार होते हैं, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। यस, तो अगली प्रॉपर्टी में आपको लिखाने वाला हूं कि अगर मैं लाइन ऑफ फोर्स के रास्ते में कोई बॉडी रख देता हूं, अगर वो कंडक्टर की बनी है, देन नो एंट्री, मतलब कंडक्टर में एक भी लाइन एंटर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, मैं उसका जवाब भी आपको दूंगा। तो कंडक्टर में नो एंट्री, और अगर मैंने मान लो रास्ते में डायइलेक्ट्रिक या नॉन कंडक्टिंग बॉडी रखा, तो वहां पर नो एंट्री या पार्शियल एंट्री, पार्शियल एंट्री। अच्छे से सीखें, लाइन ऑफ फोर्स के रास्ते में एक तो कंडक्टिंग बॉडी रखी और एक तो नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टर नो एंट्री, और नो का मतलब नो है, जीरो एंट्री, एक भी लाइन को कंडक्टर के अंदर जाने की परमिशन नहीं है, नो एंट्री। और अगर डायलेक्ट्रिक मीडियम का रखा है तो पार्शियल एंट्री, फुल एंट्री तो भूल ही जाओ, दैट विल बी पार्शियल एंट्री। इसका जवाब, इस पे सवाल कैसे बनते हैं वो सब हमें समझना है, तो लिखें, इन कंडक्टर्स ELF कैन नॉट एंटर, in conductors ELF cannot enter, while in non-conductors, in non-conductors few ELF, few, कुछ few ELF can enter, few ELF can enter। ये मैंने एक प्रॉपर्टी की तरह आपको लिखा है, आप इसको कॉन्सेप्ट या प्रॉपर्टी की तरह याद भी कर सकते हैं, मगर फिर भी इसका कारण आपके दिमाग में होना चाहिए। इसका कारण जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में यूज किया जा सकता है। अब पूरी बात बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि दो प्लेट हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ऑब्वियसली क्या आप जान रहे हैं, प्लस क्यू से माइनस क्यू क्या फर्स्ट क्लास, क्या यूनिफॉर्म फील्ड हो रहा होगा? यस, यू नो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लस क्यू माइनस क्यू, क्या एकदम चकाचक यूनिफॉर्म फील्ड हो रहा होगा? यस, ठीक है, बढ़िया फील्ड हो रहा है। अब हमसे इमेजिनरी क्वेश्चन मारा जाएगा। इस फील्ड में हम एक बार तो कंडक्टिंग मेटल का स्लेब रख रहे हैं और एक बार तो डाइलेक्ट्रिक का स्लेब रख रहे हैं, और हमसे पूछेगा कि लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न क्या होगा। अब लाइन ऑफ फोर्स का जब पैटर्न हमसे पूछेगा, उसमें क्या करेगा, वही चार फोटो छाप देगा, बोले पसंद करो, तो हमें पसंद करना पड़ेगा। तो देखो ना, मैं दोनों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो हो गया प्लस क्यू और माइनस क्यू, और देखो मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, मेटल का स्लेब, मेटल स्लेब। एक और फोटो प्लस क्यू माइनस क्यू, इस बार मैंने रख दिया है डाइलेक्ट्रिक, यू नो नॉन कंडक्टर को हम डाइलेक्ट्रिक भी बोल देते हैं, ये रख दिया। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, मुझे चार फोटो में से सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा फोटो अच्छा है। अगर मुझे मेटल के बारे में बात किया तो क्या प्रॉपर्टी थी, एंट्री की नो एंट्री, तो मैं मेटल स्लैब के लिए वो फोटो चुनूंगा जिसमें एक भी लाइन इस स्लैब के अंदर एंटर नहीं करनी चाहिए, इवन सिंगल लाइन भी नहीं। तो मैं जो चार फोटो मुझे दिए जाएंगे बच्चे, उसमें से ये वाला फोटो को मैं टिक करने वाला हूँ। दिस इज फॉर द मेटल। जवाब मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में। हाँ जी, जीरो, नो एंट्री या पार्शियल एंट्री। तो इसमें से मैं ऐसा फोटो सेलेक्ट करूंगा कि जितनी लाइनें आ रही हुई ना, उसमें से एक दो लाइनों को एंटर करा देंगे और एक दो लाइनों को
छोड़ देंगे। इस तरह से हम लोग फोटो सेलेक्ट करने वाले हैं। ये तो हो गई आंसर लाने वाली बात। अब बोले इसका रीजन क्या है, ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों। इंडक्शन से हम इसको समझ सकते हैं कैसे, आइए। इंडक्शन प्लस, क्या यहाँ पे माइनस क्यू, क्या यहाँ पे प्लस क्यू। इंडक्शन मेटल, कम इंडक्शन की सेम इंडक्शन, हाँ हाँ हाँ, मेटल में सेम इंडक्शन। उधर चलिए, माइनस का क्यू डैश प्लस का क्यू डैश, इज इट क्यू डैश लेस देन क्यू। नॉन मेटल में कम इंडक्शन, तुम्ही ने बोला था मेरे को, याद है। मेटल में सेम इंडक्शन, नॉन मेटल में कम इंडक्शन, मैंने लिख दिया क्यू डैश और ऊपर लिख के दिया कि हो गया। अब आ जाओ, स्लेब की बात कर रहे हो आप लोग। बेसिकली यहाँ स्लेब में एक नहीं दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे, सुनिए। ये जो ब्लैक वाले बेटे क्या है, अप्लाइड चार्जेस है। क्या आप देख रहे हैं, अप्लाइड चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे हो रहा होगा, क्या राइटवर्ड। अप्लाइड प्लस क्यू से अप्लाइड माइनस क्यू, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे हो रहा है, राइटवर्ड। और इंड्यूस्ड चार्ज प्लस क्यू से इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्टवर्ड भी हो रहा है, यस। फिर सीखिए, स्लेब के अंदर एक नहीं दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। एक तो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है राइटवर्ड, और एक है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लेफ्टवर्ड। और दोनों कम ज्यादा की सेम 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 सेम, क्योंकि जो आपके अप्लाइड चार्जेस हैं क्या उतने ही आपके इंड्यूस चार्जेस हैं। तो यूं समझो ना, स्लेब में दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों बराबर हैं, और क्या दोनों में झगड़ा चल रहा है, तो ऑब्वियसली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। यानी कुल मिला की बात क्या है कि अगर मैं इनसाइड स्लेब की बात करूं, इनसाइड स्लेब, इनसाइड स्लेब मुझे कहना पड़ेगा ई अप्लाइड दैट वाज राइटवर्ड, ई इंड्यूस्ड चार्ज दैट इज लेफ्टवर्ड, और जैसा कि आपने बताया मुझे ई इंड्यूस्ड इज इट इक्वल टू ई अप्लाइड, यस, क्योंकि चार्जेस बराबर हैं। तो बोलिए, क्या मैं कह दूं स्लेब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। स्लेब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बॉस ये जो लाइन ऑफ फोर्स हम पढ़ रहे हैं, जो इतनी बातें कर रहा हूँ, ये क्या है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का ही तो तरीका है ना। तो भाई साहब, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां लाइन बनाओ, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां लाइन बनाओ कि नहीं बनाओ। नहीं बनाना कि कतई नहीं बनाना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का तरीका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना दे लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो काहे को लाइन बनाएगा। लाइन बनाना कि कतई नहीं बनाना, कतई। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ, कंडक्टिंग स्लेब के अंदर एक भी लाइन एंटर नहीं करेगी। इसको एज अ प्रॉपर्टी भी आप याद कर सकते हैं, कुछ गलत नहीं है। मैंने उसको कारण बताने की कोशिश करी है। उधर आइए, बोले इधर क्या हो गया, इनसाइड स्लेब, इनसाइड स्लेब, वापस आ जाइए। अब तो समझ में आ ही गया होगा। ई अप्लाइड क्या राइटवर्ड था, ई इंड्यूस्ड क्या लेफ्टवर्ड था, यस। लेकिन लेकिन ई इंड्यूस्ड कम है और ई अप्लाइड शायद ज्यादा है, क्योंकि आप सब समझने लगे हैं। तो आज भी अंदर दोनों में झगड़ा ही चल रहा है, लेकिन आज दोनों बराबर नहीं है। इस चक्कर में ई नेट विल बी जीरो की नॉन जीरो। तो आपका लॉजिक बोलता है कि स्लेब के अंदर निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड है। और भाई साहब, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने मान लिया कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, कम और ज्यादा छोड़ दो, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या मेरा अधिकार है लाइन दिखाने का, यस। स्लेब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मुझे वहां पे लाइन जरूर दिखानी है। मैं लाइन नहीं दिखाऊंगा तो उल्टा मैसेज किया जाएगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जबकि आपने क्या बोला, नहीं नहीं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइन दिखानी चाहिए। फिर वही बात है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से कम है, क्योंकि बाहर केवल ई अप्लाइड था, बाहर केवल ई अप्लाइड था। अंदर ई अप्लाइड और इंड्यूस के चक्कर में अंदर नेट कितना है, क्या ई अप्लाइड माइनस ई इंड्यूस्ड। बाहर सिर्फ क्या है, ई अप्लाइड, और अंदर क्या है, ई अप्लाइड माइनस ई इंड्यूस। तो अंदर में फील्ड बाहर वाले फील्ड से कम है, हाँ हाँ हाँ, अंदर में फील्ड बाहर वाले फील्ड से कम है, क्योंकि बाहर सिर्फ कौन है, ई अप्लाइड। अंदर कौन है, ई अप्लाइड माइनस इंड्यूस। हाँ, अंदर में फील्ड कम है, और बॉस अगर अंदर में फील्ड कम है तो क्या लाइन कम दिखानी चाहिए। अभी आप ही तो बोल रहे थे ज्यादा फील्ड हो तो ज्यादा लाइन दिखाना, कम फील्ड हो तो कम लाइन। तो मेरे पास जानकारी क्या आई है कि बाहर वाली जगह में ज्यादा फील्ड है तो वहां ज्यादा लाइन दिखाओ, और अंदर में कम फील्ड है तो वहां कम लाइन दिखाओ। और अंदर में कम लाइन दिखानी है बाहर की तुलना में, तो क्या समझे, फुल एंट्री की पार्शियल एंट्री, वही सारी बातें। तो समझने समझाने के लिए सारी बातें ठीक है, और इनको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर फिर भी मैं चाहूंगा एक प्रॉपर्टी की तरफ भी इसको याद करें, कंडक्टर नो एंट्री और डायलैक्ट्रिक में पार्शियल एंट्री। और मैं तो कहूंगा कि ये लिख लिया क्या, ये लिखो ना, इनके साथ ये जरूर लिखना, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेंगे, इवन कैपेसिटर में भी काम आएंगे। एक बार लिख दो फटाफट से। बोलूं, अभी मैं बोलूं, अबे तेरी ऐसे तैसे। हम्म, बोलूं बच्चे। ये सबसे आगे बैठ के ना धीरे धीरे लिखते रहते हैं। हम्म,
तो लिखना पूरा लिखिए साहब। हम्म, जल्दी लिखें, जल्दी लिखें, बातें और करनी है, प्लीज जल्दी लिखें। कहाँ लिखा है अभी तो? हाँ, डायग्राम बना रहा है, लाइंस बना रहा है, एरो बना रहा है। हाँ, खींच। नहीं कर रहा है उसको, आप लोग उसको इतना मोटिवेट मत करो ना, कर रहा है वो। नहीं, भाई है तुम्हारा यार। हम्म। तो भाइयों, मैं बार बार कह रहा था, देखो ना, एक कॉन्सेप्ट पकड़ लो आप तो, कि किसी भी मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा। बात यहाँ की और वहां की है ही नहीं। यस, बिना सोचे समझे बोल सकते हैं, किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा। देखो मैं समझाता हूँ, अपन तो आगे की बातें भी कर सकते हैं। ये लो, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। मैं इसको कोई भी पॉजिटिव चार्ज दे दूंगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। मैं इसको कोई भी नेगेटिव चार्ज दे दूंगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। ओके, मैं यहाँ इसके आसपास दो चार चार्ज जमा दूंगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। मैं बाहर दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा, इसके अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा। बिना सोचे समझे बोल सकते हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा। अब इसको समझने समझाने के मेरे पास और आइडियाज भी हैं, क्योंकि दिमाग में आ सकता है यार, आप इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहे हो अंदर जीरो रहेगा, क्या तकलीफ है? वो और सुन लो आप, आइडियाज बहुत सारे हैं, ठीक है, वो भी सुन लो आप। इधर देखो ना, जैसे मान लो ये कोई मेटल का स्लेब है, होगा कोई कॉपर सिल्वर जिंक कुछ भी होगा, मेटल का स्लेब है। मैं बार बार क्या चिल्ला रहा हूँ, कुछ भी चार्ज इसको दे दो, ये कर दो, वो कर दो, नेट फील्ड जीरो रहेगा। यस, मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना बार बार, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ अंदर में फील्ड जीरो होगा। फील्ड सिर्फ कहाँ हो सकता है? सरफेस और आउटसाइड। अंदर में फील्ड कितना रहेगा? जीरो रहेगा। अब इसका बोले रीजन क्या है, रीजन सुनना है तो आओ। एक पल के लिए मान लेते हैं कि मान लो अंदर एक फील्ड नॉन जीरो हो गया। चलो मान लेते हैं हो गया। हो गया तो क्या हो गया? बाई दी वे किसी वजह से अंदर एक फील्ड नॉन जीरो हो गया। मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। आपने बोला अगर हो जाए, अगर हो जाए, तो पढ़ रहे थे ना अब एफ बराबर क्यू ई। अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, चार्ज पार्टिकल। और अगर किसी वजह से अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके फ्री इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा कि दौड़ा देगा? फ्री इलेक्ट्रॉन को दौड़ा देगा, तो करंट चलने लग जाएगी। मजे आ रहे हैं, बिना बैटरी करंट चल रही है। मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं होता है, जहां तक मेरी जानकारी है। कंडक्टर बढ़िया करंट चलाते हैं, लेकिन अपने आप या बैटरी लगाना पड़ता है, बैटरी। तो यहाँ तो क्या हो जाता कि अगर तुम्हारे कंडक्टर के अंदर किसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता, तो बिना बैटरी लगाए करंट चलने लग जाती, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं बिना बैटरी लगाए करंट चलना संभव नहीं है। इसीलिए बिना बैटरी लगाए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होना संभव नहीं है। बिना बैटरी लगाए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होना संभव नहीं है। और अगर बिना बैटरी लगाए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज दे दो, नेगेटिव चार्ज दे दो, बाहर चार्ज सजा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, जो करना है कर दो, अंदर में नेट फील्ड मस्ट बी जीरो। ठीक है। और हाँ, बैटरी लगाएंगे तब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा करंट वाला चैप्टर, हल्का सा और बोलता हूँ। ये कोई कंडक्टर है, आपने मेरे को बोला कि भाई आप इसमें करंट चलाओ, तो मैं जानता हूँ कि बिना बैटरी का करंट नहीं चलेगा। तो आपने बोला करंट चलाओ, तो मैं वहां क्या करता हूँ ना, मैं फट से यहाँ बैटरी टांगता हूँ एक। बैटरी टांगते हैं, हाई पोटेंशियल यहाँ जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल यहाँ जोड़ दिया, तो क्या बन गया? लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, क्या इलेक्ट्रिक सेट हो जाएगा? यस, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक सेट हो जाएगा। ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को धक्का मार मार के चलाएगा, क्या करंट सेट हो जाएगी? यस। तो करंट सेट क्यों हुई है? ई की वजह से। और ई क्यों लगा है? चार्ज वार्ज की वजह से या बैटरी की वजह से? बैटरी। बैटरी लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक सेट हो जाएगा। बैटरी नहीं लगाएंगे, इस अकेले कंडक्टर को चार्ज वार्ज देके बैठे रहो, कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेट नहीं होगा। अंदर में हर हाल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा। क्लियर है? ये मैंने आपको बोला है। ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और लिखें प्लीज। लिखें कि एट कंडक्टिंग सरफेस, ऐसा लिखो, या तो ई एंड ई एल एफ। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई एल एफ आर ऑलवेज नॉर्मल, आर ऑलवेज नॉर्मल टू कंडक्टिंग सरफेस। ऑलवेज नॉर्मल, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू कंडक्टिंग सरफेस, while these can make any angle, these can make any angle with non-conducting surface, these can make any angle with non-conducting surface. ओके, ये जो मैंने लाइन लिखाई, जरा इसका मीनिंग पकड़ते हैं। ओके,
मान लीजिए मैंने लाइन ऑफ फोर्स के रास्ते में कोई कंडक्टर या नॉन कंडक्टर रखा है, एक पल के लिए मान लेते हैं कंडक्टर है, हाँ जी मान लो एक कंडक्टर है, एंट्री की नो एंट्री, हाँ हाँ एंट्री की नो एंट्री, नो एंट्री, हाँ एंट्री तो नहीं होगी, लेकिन क्या वो लाइन इसके सरफेस तक तो आएगी ना, अंदर नहीं जाएगी, सरफेस तक तो आएगी ना। तो पता है जहाँ लाइन ऑफ फोर्स जो है, जहाँ वहां सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, जो मीटिंग पॉइंट होगा ना, वहां पे एंगल सिर्फ कितना बनना चाहिए, 90, वहां दूसरा एंगल अलाउड नहीं है। यानी क्या रहा, कंडक्टिंग सरफेस पर जहां पर भी लाइन ऑफ फोर्स सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, जहां वो सरफेस पे टच करेगी, वह एंगल सिर्फ कितना होना है, 90, दूसरा एंगल होने की परमिशन नहीं है। और पता है अगर कोई लाइन सीधे सीधे आके 90 बना गई, बहुत खुशी की बात है, अगर कोई लाइन सीधे सीधे आके 90 एंगल नहीं बना रही है ना, हम लाइन को मोड़ देंगे, बेंड कर देंगे, टेढ़ा कर देंगे, लेकिन हर हाल में एंगल कितना बनना है, 90 बनना है। यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइन कंडक्टर्स में अलाउड है। दूसरा क्या, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर में मीटिंग पॉइंट पर एंगल 90 बने या नहीं बने हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 90 बनेगा तो भी ऑब्जेक्शन नहीं है, और 90 नहीं बनेगा तो भी ऑब्जेक्शन नहीं है। 90 का कंस्ट्रेंट केवल किसके साथ है, केवल कंडक्टर के साथ, ऐसा मैंने बोला है। और इसका रीजन जानना है तो वो भी सुन लो आप, अगर किसी के मन में हो गया ऐसा क्या हो गया, इधर देख लो ना। अभी मैं आपसे कह रहा था कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। किसी भी कंडक्टर में अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, जीरो रहेगा। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है और सरफेस के बाहर भी हो सकता है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, अगर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो उसको सिर्फ परपेंडिकुलर होने का अधिकार है। अगर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो सिर्फ क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर ही होगा, दूसरा एंगल बनाने की परमिशन नहीं है। कोई पूछ सकता है मेरे से, बोले ऐसा क्या दिक्कत है, देख लेते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं टिल्ट हो गया, बताओ क्या इसका एक कंपोनेंट सरफेस में फंस जाएगा, एक कंपोनेंट इसका सरफेस में फंस जाएगा। और अगर इसका एक जरा सा कंपोनेंट भी सरफेस में आ गया तो क्या सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, फिर वही समस्या, अगर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके एक कंपोनेंट भी आपके सरफेस में आ गया ना, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा कि दौड़ा देगा, दौड़ा देगा। फिर वही समस्या कि आपके यहाँ तो करंट चलने लग जाएगी, वो भी बिना बैटरी। मैंने सुना है बिना बैटरी के करंट नहीं चलती है, क्योंकि बिना बैटरी के करंट नहीं चलती है, इसीलिए सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ कैसा हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है। क्योंकि भाई साहब दूसरा एंगल बना दिया तो क्या कंपोनेंट सरफेस में आ जाएगा, मेरे को सरफेस के प्लेन में कंपोनेंट चाहिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरफेस के परपेंडिकुलर हो सकता है। सुन लिया, चलिए। अब अगर आपने समझ लिया तो इसको सवालों में कैसे यूज करते हैं उस पर आते हैं। जैसे मान लीजिए हम कभी कहेंगे कि हमारे पास ये प्लस है और ये माइनस है, एकदम फर्स्ट क्लास यूनिफॉर्म फील्ड यहाँ पर है, वही कैपेसिटर टाइप हो गया, एक बढ़िया यूनिफॉर्म फील्ड यहाँ पर है। मुझे कभी कहेगा इसके बारे में, इसमें एक बार तो मेटल का स्फीयर रख रहे हैं और एक बार तो डाइलेक्ट्रिक का स्फीयर रख रहे हैं, फिर वही बोलिए सही फोटो क्या रहेगा, चेक करते हैं। इसके अंदर एक बार मेटल का स्फीयर रखा है, एक बार नॉन मेटल यानी कि डाइलेक्ट्रिक, मेटल एंड दिस इज डाइलेक्ट्रिक, बोले फोटो क्या रहेगा। सबसे पहले ध्यान दें, अगर मैं मेटल के लिए फोटो की बात करूं, ये जो मैंने फोटो दिया है ना ये भी गलत रहेगा। पता है 4 फोटो में क्या करेगा, एक फोटो में तो सारी लाइन एंटर करा देगा, एक फोटो में 2-3 लाइन एंटर करा देगा। यस, फुल एंट्री अलाउड या नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। पार्शियल एंट्री भी नॉट अलाउड, क्या जीरो एंट्री, जीरो एंट्री, उसके बाद भी गलत है, जीरो एंट्री के बाद भी ये गलत है। वेरी गुड, ये लाइन तो 90 बना गई भाई, ये और ये 90 बनाए कि नहीं बना, नहीं बना, तो क्या लाइनों को बेंड करना पड़ेगा, यस। तो आपके सामने इसको ठीक करता हूं मैं, ये तो 90 बना रहे हैं। जो लोग 90 नहीं बना रहे हैं ना, उनको इतना मोड़ दो और इस तरह से मोड़ दो कि क्या बन जाए 90। देखो ना, ये आते 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 ऐसे बोल के 90 पे मोड़ दिया, ये आते आते ऐसे बोल के 90 पे, इस तरह से एडजस्ट कर दो, इस तरह निकलते टाइम भी ऐसे ऐसे और ये इस तरह से हो जाएगा। मुझे बताएंगे बीच वाली लाइन को मैंने मोड़ा कि नहीं मोड़ा, हाँ बीच वाली लाइन को तो मैंने नहीं मोड़ा, क्योंकि बैंड करना उद्देश्य है कि 90 बनवाना। तो यार जो सीधे सीधे 90 बना रहा है कि उसको भी मोड़ देंगे क्या, अरे उद्देश्य मोड़ना नहीं है ना, उद्देश्य 90 बनाना है, तो कोई लाइन सीधे सीधे आके 90 बना रही है तो उसको क्यों डिस्टर्ब करना है। जो लोग 90 नहीं बना रहे हैं ना उनको थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा। तो कंडक्टर के बारे में जो बेस्ट फोटो आप सेलेक्ट करेंगे रहेगा। कुल मिला के कंडक्टर के बारे में 2 कंस्टेंट है, एक कंस्टेंट नो एंट्री, दूसरा कंस्टेंट एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, जो कि आपको दिख रहा है। नॉन कंडक्टर के बारे में फोटो, नॉन कंडक्टर फोटो, क्या ये सही हो जाएगा, क्या ये फुल एंट्री या पार्शियल एंट्री। और कुछ लोग 90 बना रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन, कुछ लोग 90 नहीं बना रहे हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यहाँ मैं बेंडिंग नहीं करने वाला।
आपको ये समझ में आता है कि बेंडिंग करने से 90 किससे बनता है? मैं इसको जूम करके बताऊं, मोबाइल टेप, इसको जूम करके बताता हूँ ना। सुनो सुनो, अभी तुम्हारी बत्ती जलाता हूँ। जैसे मान लो ये तुम्हारी स्फेरिकल सरफेस थी, मेटल स्फेयर, सर्कल, जूम किया ना, 10x, ठीक है। ओके, अब मान लो ये लाइन यूं आ रही थी, एक लाइन यूं आ रही थी, बोलो ये लाइन यहाँ 90 बनाए कि नहीं बनाए? नहीं बनाए। तो अपन ने क्या किया पता है, इसको आते आते थोड़ा सा यूं करके यूं टिल्ट कर दिया। बोलो क्या 90 बना दिया? तो जस्ट मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि लाइन को मोड़ देते हैं ताकि वो मीटिंग पॉइंट पर, कॉन्टेक्ट पॉइंट पर क्या बना है, 90। और आपने बोला था 90 बनाना जरूरी है, इस तरह से बताया था। जैसे एक आइडिया दिया, जूम करके कर दूं, नॉर्मल कर दूं इसको, चले। तो ये था। अरे भाव को क्या भाई, हाँ कोई बात नहीं, बढ़े आगे बढ़े जवानों। तो फाइनल करता हूं मैंने आपको लाइन ऑफ फोर्स के बारे में बता दिया है। डायग्राम वाले जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था कि डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ये बताइए वो बताइए। एक बात है यार, यहाँ पे हमने 90 वाला कंस्टेंट की बात नहीं की, यहाँ लाइनों को बेंड नहीं किया आपने। क्या ये अपने आप ही 90 बन रहा था? क्या ये बिना बेंड किए ही 90 बन रहा था यार? तो 90 अगर अपने आप ही बन रहा हो तो उसको बेंड करने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर बोल दूं, बेंड करना टारगेट नहीं है, 90 बनवाना टारगेट है। 90 नहीं बनेगा तब मैं बेंडिंग करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। फाइनल करते हैं। मैंने लाइन ऑफ फोर्स के बारे में सारी काम की प्रोपर्टी आपको बता दी है। यस, वापस से इसको कंसाइज करते हैं। या बोलिए, रियल लाइन की इमेजिनरी लाइन? प्लस से निकलना, माइनस पे टर्मिनेट होना, ये बात पक्की हो गई है। चलो, अकेला प्लस चार्ज रहेगा तो क्या होगा, लाइन निकलेगी और टर्मिनेट कहाँ पे होगी, इनफाइनाइट पे। कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट पे। ओके, और आइए क्लोज लूप की नेवर क्लोज लूप, नेवर क्लोज लूप। इंटरसेक्ट नहीं करना है। जहां पर लाइंस डेंस होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहां लाइंस दूर होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, ये भी आप समझते हैं। बड़ा चार्ज के आसपास ज्यादा लाइन दिखाओ, छोटा चार्ज के आसपास कम लाइन दिखाओ। और यूनिफॉर्म फील्ड की एक ही पहचान है, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल फील्ड, ये मैंने आपको बताया। कंडक्टर के बारे में दो कंस्टेंट है, नो एंट्री और 90 डिग्री। और नॉन कंडक्टर के बारे में पार्शियल एंट्री और एंगल, कुछ भी बने कि नहीं बने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक दो क्वेश्चन और चाहिए तो मैं आपको फोटो छाप के देता हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको अपनी बुक्स में मिलेगा। आईआईटी में एक क्वेश्चन ही था, ये मेटल का स्फीयर है और बोला कि इसके लिए कौन सी लाइन ऑफ फोर्स सही रहेगी। दिस वाज वन, दिस वाज टू, दिस वाज थ्री। कुछ चमका? क्या थ्री वाली ठीक रहेगी? वन तो एंटर कर गई, वो नहीं चाहिए। दूसरा लाइन है, एंटर तो नहीं किया लेकिन शायद 90 नहीं बना हुआ है, तो वो भी नहीं चाहिए। तीसरा लाइन बढ़िया है, एंटर भी नहीं किया और बैंड बैंड होके क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली 90 बना रहे हैं। और सुने, एक क्वेश्चन एक और आईआईटी में था। आईआईटी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन में और एक सामान्य क्वेश्चन में डिफरेंस दिखाने के लिए मैं दो फोटो बनाऊंगा, ठीक है? चीजों को और अच्छा समझते हैं। बच्चों, मान लीजिए मेटल का स्फीयर है ये। कैसा स्फीयर है, सॉलिड या गड्ढे वाला? गड्ढा, कैविटी, कैविटी हो गया। और मैंने इसके ठीक सेंटर पे क्या रख दिया, पॉइंट चार्ज रख दिया। आईआईटी में ये क्वेश्चन नहीं था। आईआईटी में क्वेश्चन ये था कि स्फीयर, वही कैविटी वगैरह। मुझे दोनों का डिफरेंस आपको नोटिस करना है, इसलिए मैं जानबूझ के उसमें दो फोटो ले रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। ये ये हो गया, ये इसका सेंटर। यहाँ पर भी एक पॉइंट चाह था मगर थोड़ा साइड में था। आराम से बात कर लेते हैं। यस, मेटल स्फीयर हैविंग कैविटी, सेंटर पे पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। मेटल स्फीयर हैविंग कैविटी, पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, सेंटर या थोड़ा साइड में, थोड़ा सा। ओके, एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन था, डिफरेंस के लिए वो लिया, हो गया। यस, हमें चार फोटो छाप के पूछा गया, इसके बारे में बताइए लाइन ऑफ उसका पैटर्न कौन सा बेस्ट रहेगा। आओ कुछ विचार कर लें पहले। इंडक्शन, प्लस क्यू, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस क्यू, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस क्यू। यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस क्यू। अब देख लो लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न देख लेते हैं। यस, प्लस से निकल के लाइन माइनस की तरफ जाएंगे। यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न, इसमें लाइंस होंगी कि नहीं, मेटल 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 नहीं होंगी क्या, इसके बाद फिर से होंगी?
क्या इसके बाद फिर से होंगे, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लाइंस बनाते हैं उसके अंदर, बड़ा आसान है ना, एक दो लाइन और बना सकते हैं। तो क्या रहा, जहां मेटल नहीं था वहां लाइंस थी, जहां मेटल था वहां लाइंस गायब हो गई। क्या फिर से जहां मेटल नहीं था वहां लाइंस थी? यस। और इसको आप चाहें तो यू भी समझ सकते हैं कि लाइंस पहले प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ थी, फिर यहां नहीं थी, क्या प्लस क्यू से वापस जनरेट होकर क्या इन्फाइनिटी की तरफ जा रही है? चीजों को समझने का तरीका है, समझ रहे हैं आप लोग? यस। फिर सुन ले, क्योंकि इसको भी तो आप ऐसे समझ सकते हो ना। कई बार बच्चे मेरे से ये पूछ बैठते हैं, बोले सब लाइन क्रॉस नहीं करी तो आगे कैसे जा रही है इसमें? इसको ये मत समझो आगे जा रहे हैं, यूं समझो ना, पहले इस प्लस क्यू से इस माइनस क्यू तक लाइन से, उसके बाद फिर से इस प्लस क्यू से इस माइनस क्यू तक लाइन से। सुन रहे हैं? यूं क्यों समझ रहे हो कि वो आर पार होके जा रही है? नहीं समझ पाए? वापस देखो ना ये फोटो में, कभी कभी कोई बच्चा मेरे से आर्ग्यू कर बैठता है, बोले सर आप बोल रहे हो इसमें लाइन एंटर नहीं कर रही है, तो फिर बोले आगे कैसे चली गई? पहली बात तो एंटर नहीं कर रही है तो भाषा थोड़ी गलत है, शायद ये लाइन अंदर एंटर कर रही थी, वो तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक ने कैंसिल किया इसको अंदर, ये ओरिजिनल तो अंदर गई है तो इसलिए पहुंच गई वहां। फिर भी आपको इतना एंटम एंटम इतना ऑब्जेक्शन है, तो फिर आप इसको और आसान समझो, इस प्लस क्यू से इस माइनस क्यू के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगेन इस प्लस क्यू से इस माइनस क्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड है, या तो यूं समझ लो। ठीक, चीजों को समझाने के दो आइडियाज है। अब आ जाओ, ये तो हो गया। क्या आप जानते हैं कि इसमें दोनों बातें फुलफिल हो गई है, एक तो मेटल में नो एंट्री, और दूसरा क्या मेटेलिक सरफेस में 90 बनना जरूरी है? क्या? और भाई साहब आपका चार्ज तो ठीक सेंटर पे था, सेंटर पे था, तो जो सारी जो लाइंस निकल रही हैं क्या वो रेडियल लाइन है? और क्या हर रेडियस अपनी सरफेस में 90 ही बनाती है? हो गया। इधर आ जाओ, यहाँ पर वापस से अगर मैं लाइन ऑफ फोर्स बनाऊंगा तो यहाँ तो एंटर नहीं करना है। मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो अंदर लाइन ऑफ फोर्स बनेगी बच्चों, कर्ड बनेगी, थोड़ी सी उनको कर्ड करके बनाना पड़ेगा। उसका कारण समझाता हूं मैं आपको। 90 कारण समझो ना, ये चार्ज सेंटर पे होता अगर, तो इससे निकलने वाली सारी रेज रेडियल होती, तो रेडियस वाले अपने आप ही सरफेस में 90 बना देते। बोलो आज इससे जो लाइंस निकलती, अगर वाकई में इससे स्ट्रेट लाइन निकालता, एकदम स्ट्रेट लाइन निकालता, तो वो इस गोले की रेडियस होती कि नहीं होती? वो इस गोले की रेडियस नहीं होती। वो रेडियस जो है ना सरफेस पे 90 बनाती है, वो जो रेडियस नहीं है वो गोले की सरफेस पे 90 नहीं बनाती। लेकिन आपने तो मुझे कंस्टेंट दे रखा है कि कुछ भी हो तेरे को तो 90 बनवाना है, तो क्या करूं? इन लाइंस को मैं स्ट्रेट रखूं या बेंड करूं? बेंड करूं। कोई मेरे को पूछेगा वहां क्यों बेंड नहीं कर रहे हो? अरे वहां तो अपने आप ही 90 बना गई ना। अरे बेंड करना उद्देश्य था कि 90 बनवाना, वो वहां पे सीधे सीधे 90 बनाए तो मैं क्यों बेंड करूंगा? और ये लोग सीधे सीधे 90 नहीं बनाए तो मजबूरी में बेंड करना पड़ा, ये रहेगा। अंदर तो ये और बाहर तो आज भी तो एकदम चकाचक स्ट्रेट लाइन चलेगा इस तरह से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ कहना है? कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है? चले। ये सारी कहानियां थी लाइन ऑफ फोर्स के बारे में। मुझे लगता है लाइन ऑफ फोर्स आप मैनेज कर लेंगे, कर लेंगे। चलिए, क्योंकि हमने लाइन ऑफ फोर्स पढ़ लिया तो यहां से फिर एक नया टर्म निकल, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही सुंदर टर्म है और इसके बारे में खूब सारी बातें करेंगे। अगला भी पूरा लेक्चर इसी पे जाने वाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइव से दिखाते हैं फ्लक्स को। वहां पे आपने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा होगा और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं। एक आपने पढ़ा सुना, नाम सुना होगा, एनर्जी फ्लक्स, ईएमडब्ल्यू, पॉइंटिंग वेक्टर। कोई बात नहीं, सुने। फ्लक्स बेसिकली जो है वो बहुत सारा होता है। फ्लक्स इज ऑल अबाउट द फ्लो। जब भी कोई चीज फ्लो होती है तो उस फ्लो होने वाली पैरामीटर के रास्ते में अगर कोई सरफेस रख देंगे ना, तो सरफेस से जो फ्लो होता है उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। तो इसका फ्लक्स का मतलब ये मत समझना कि अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में होता है क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में होता है क्या? नहीं, नहीं। कोई भी चीज अगर फ्लो हो रही है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर फ्लो हो रही है, तो उसके फ्लो के रास्ते में अगर मैं कोई सरफेस रख दूंगा, परपेंडिकुलर सरफेस रख दूंगा, तो सरफेस में से होकर के कितना फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स का जनरल नहीं बोल। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में अगर कोई परपेंडिकुलर सरफेस रख दिया तो उसमें से होकर के गुजरने वाली लाइंस की संख्या को क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तुम लोग तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिए हो, वहां पे क्या होता था?
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रास्ते में कोई सरफेस रख दिया तो उसमें से होकर गुजरने वाली लाइंस की संख्या को क्या बोलते थे? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बोलिए ये फ्लक्स क्या अबाउट द फ्लो है ना? वेरी गुड। तो लिखें इट इज नंबर ऑफ ELF, it is number of ELF, you know, line of force, number of ELF passing through surface, placed normally in electric field, placed normally in electric field, normally in electric field, नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। क्या मतलब हुआ? आइए, इसे मान लीजिए मेरे पास कोई ये सरफेस है। कैसा सरफेस दिख रहा है? प्लेन या कर्ड दिख रहा है? कर्ड दिख रहा है। मैंने इस सरफेस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। बच्चों, होगा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड? आपने मेरे को बोला कि तू बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रख देंगे तो उसका फ्लक्स बना सकते हैं। बोले बताओ इसका फ्लक्स क्या होगा? हमें इस सरफेस का फ्लक्स निकालना है। पूरी सरफेस का फ्लक्स निकालना हमें नहीं आता है, तो सबसे पहले क्या करें? एक छोटा सा एरिया एलिमेंट, उसका फ्लक्स निकाल लें। एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर आप समझते हैं ना? सरफेस है नॉर्मल, लेट दिस एंगल इज थीटा। तो आप सबको पता है एलिमेंट्री फ्लक्स दैट इज E ds cos थीटा, और यू कैन से डी फाई सिंपली E वेक्टर डॉट क्या ds वेक्टर। यस, फ्लक्स हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। कैसे आ रहा है फ्लक्स? क्या दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है? इट शुड बी वेक्टर की स्केलर, स्केलर। इसकी यूनिट क्या दिख रही है आपको यहाँ से? यस, ये E होता है वोल्ट पर मीटर, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। इज इट वोल्ट पर मीटर, वोल्ट इंटू मीटर? यस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट इंटू मीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या था? हाँ 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 हाँ, अबे बोलो बे। वेबर, अलाइको वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर। CGS क्या था? मैक्सवेल। मैक्सवेल। MKS वाज वेबर, CGS वाज मैक्सवेल। एक वेबर में कितना मैक्सवेल? 10 पावर 8, 10 पावर 8। चलिए, तो ये रहेगा किसके बारे में? यस, हमें एलिमेंट्री एरिया का फ्लक्स निकालना आ चुका है। बेसिक फॉर्मूला ये रहेगा। अब ये तो एलिमेंट्री एरिया का फ्लक्स है ना, हमें तो पूरी सरफेस का फ्लक्स निकालना है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि पूरी सरफेस का फ्लक्स बताओ आप। तो मेरे सवालों में दो तरह की सरफेस हुआ करेगी, या तो इंडिविजुअल प्लेन सरफेस या क्लोज सरफेस, या तो इंडिविजुअल प्लेन सरफेस या क्लोज सरफेस। तो हमें दोनों के बारे में सीखना पड़ेगा। आइए केस 1 लेते हैं। केस 1 लिखें, इफ सरफेस इज प्लेन। अच्छा, ये नहीं लिखा है? बहुत बढ़िया, लिखो अभी, लिखो, लिखे। लिखो बे, लिखो। हाँ जी, केस 1 में लिखे, इफ सरफेस इज प्लेन एंड फील्ड इज यूनिफॉर्म। सरफेस इज प्लेन एंड फील्ड इज यूनिफॉर्म। फील्ड यूनिफॉर्म है। सीन समझिए पहले। ये फोटो देखो, ये सरफेस कैसा दिख रहा है? कर्ड या बिल्कुल प्लेन दिख रहा है ना? प्लेन। और मान लीजिए इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस, ये हो गया एरिया वेक्टर, और इसको मैंने इसकी फील्ड ई में रख दिया, एंड दिस एंगल इज थीटा। एक सरफेस थी बच्चे, प्लेन सरफेस, उसका एरिया कितना है? ए, एरिया वेक्टर ही हो गया, ई में रख दिया। आपने बोला इसका फ्लक्स निकालिए। आप जानते हैं एरिया एलिमेंट का फ्लक्स मैं निकाल लेता हूं। अगर मैं एरिया एलिमेंट के फ्लक्स को इंटीग्रेट कर दूंगा तो इसका फ्लक्स आ जाना चाहिए। मैंने सुना इंटीग्रेशन केवल वेरिएबल्स का होता है, तो आई थिंक इस सीन में जो लोग कांस्टेंट है, कि उनको बाहर बुला लें। यस, आप कह रहे हो ई यूनिफॉर्म है, तो सब जगह ई अलग अलग की सेम 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 सेम, तो ई कांस्टेंट। और हाँ, सरफेस प्लेन है, जरा सोच के देखो, सरफेस अगर प्लेन है तो सारे एरिया एलिमेंट का ई के साथ एंगल अलग की सेम 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 सेम, तो मुझे लगता है थीटा भी कांस्टेंट है। तो ऐसा करो ना, जो भी कांस्टेंट उन सबको बाहर ले लो, ये बच जाएगा। इंटीग्रेशन ds क्या हो जाएगा? द टोटल एरिया ऑफ योर क्लोज, सॉरी, टोटल एरिया ऑफ योर सरफेस। उसको अपन ने ए बोला हुआ है ना, तो ये क्या हो गया? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं फाई इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये हो जाएगा फॉर्मूला। देखो, कुल मिला के बात ये भाई, फ्लक्स का सवाल करने का एक ही फॉर्मूला है, फ्लक्स इज ई ए कॉस थीटा। समझाने के लिए, विजुअलाइजेशन देने के लिए इतना सारा बोलना पड़ता है। अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिंगल फॉर्मूला आपको जो याद होना चाहिए, फ्लक्स इज ई ए कॉस थीटा।
इसमें आप जान रहे हैं ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ए बोले तो एरिया ऑफ योर सरफेस। थीटा पे थोड़ा ध्यान रखना, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ एंगल नहीं है। क्या सरफेस के एरिया वेक्टर के साथ एंगल है, क्या सरफेस के नॉर्मल के साथ एंगल है, वो आपको दिख रहा होगा, ये हो जाएगा। इस पे दो अलग अलग प्रोफाइल के सवाल हो सकते हैं। कभी कभी हम आपको ई दे देंगे, ए दे देंगे और कुछ एंगल शेंगल दे देंगे, बोले कि फ्लक्स लाइए, ला सकते हैं। कभी कभी हम आपको ई और ए दोनों वेक्टर में दे देंगे, आई जे के, तो क्या डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा यार। तो जैसा सवाल की डिमांड होगा वैसे करना है। जैसे कि क्वेश्चन लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए 10⁵ वोल्ट पर मीटर, सरफेस का एरिया मान लीजिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आगे लिखें फील्ड इज मेकिंग 30 डिग्री विद सरफेस। फील्ड इज मेकिंग 30 डिग्री विद सरफेस, फ्लक्स क्वेश्चन मार्क। फटाफट से ले लो, ई cos थीटा लगाना है। हाँ जी, कितना 2.5 गलत है, चेक करो चेक करो चेक करो। हाँ एंगल तो 60 लोगे ना, हाँ चेक करो। 2.5 कहाँ आ रहा है, देखो शायद 25 आ रहा होगा यार, 25 आ रहा होगा। इस सवाल में सिर्फ दो स्पेशल बात है। पहली बार लैंग्वेज में 30 बोला, लेकिन एंगल क्या काम में आएगा, 60। और एरिया पे नजर नजर डाली क्या आपने, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है ना, आप किस में खेलते हैं, मीटर में, तो सब एडजस्टमेंट करिए। फ्लक्स इज ई ए cos थीटा, ई कितना है 10⁵, एरिया को क्या लिख रहा हूँ 5 इंटू 10⁻⁵, 4 इंटू cos थीटा, क्या cos 60, तो आप देख लीजिए यू आर गेटिंग 25 वोल्ट इंटू मीटर, सिंपल। अगला क्वेश्चन, एरिया मान लीजिए 50 मीटर स्क्वायर, और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है 2I प्लस J प्लस 3K वोल्ट पर मीटर। तो मुझे बोल रहे हैं कि फ्लक्स बताइए इफ। कोई सरफेस का एरिया दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, बोल रहा है कि फ्लक्स बताइए इफ। अब पहले तो आप सवाल का प्रोफाइल पहचानिए। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिया आपको, आई जे के में वेक्टर। बॉस अगर मैं एरिया भी वेक्टर में दे देता तो शायद आप ई डॉट ए कर लेते। तो मैंने एरिया की वैल्यू तो दी है, अगर कहीं से डायरेक्शन का जुगाड़ हो जाए तो क्या एरिया को वेक्टर बना लेंगे हम लोग, और फिर अपन अपना काम कर लेंगे। तो हम आपको डायरेक्शन जरूर दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इनडायरेक्टली दे रहे हैं। कैसे, फर्स्ट पहला क्वेश्चन, सरफेस इज इन एक्स वाई प्लेन, सरफेस इज इन एक्स वाई प्लेन, कुछ चमका तो क्या डायरेक्शन जेड में जाना पड़ेगा, शाबाश ले लो ना। आई थिंक अगर आप एरिया वेक्टर ले रहे हैं पहला, तो ये कितना होगा 50 के केप, एरिया वेक्टर क्या हो गया 50 के केप हो गया। अब तो काम किया जा सकता है। फ्लक्स इज सिंपली क्या ई डॉट ए ना, कहां से ले लीजिए, क्या 150 क्या वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन सरफेस में है, वाईजेड प्लेन यस, वाईजेड प्लेन में है तो एरिया हो गया आपका 50 वाईजेड यानी कि आई केप, ये हो जाएगा। फ्लक्स ले लीजिए, ई डॉट ए कर लीजिए, यू आर गेटिंग 100 वोल्ट इंटू मीटर, ये आ जाएगा। इस क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट अभी आपने किया है, ये अपने नीट में आया क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन वाईजेड में सरफेस रखा था पूरा। आई थिंक इससे आसान कुछ हो भी नहीं सकता ना, ठीक है। मैंने जानबूझ के दो ओरिएंटेशन बोले, मैं तीसरा ही बोल सकता हूँ, है ना, एक्स जेड बोलूंगा तो आप वाई में चले जाओगे, वो सब हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट अपने नीट में आया क्वेश्चन है, कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था आप लोगों से, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना चाह रहे हैं ना। सबसे पहले मैंने क्या बताया, एलिमेंट्री एरिया का फ्लक्स। फिर मैंने बोला कि पूरी सरफेस का फ्लक्स निकालने का जब हम काम देंगे, तो हमारी सरफेसेस दो प्रकार की हुआ करेंगी, या तो इंडिविजुअल प्लेन सरफेस या तो क्लोज सरफेस। इंडिविजुअल प्लेन सरफेस का फ्लक्स निकालना क्या मुझे आ गया है, हाँ इंडिविजुअल प्लेन सरफेस का फ्लक्स निकालना मुझे आ गया है। और उस पर जो सवाल बन सकते हैं वो इन प्रोफाइल के बन सकते हैं। ये था केस 1। नाउ केस 2 इज क्लोज सरफेस, केस 2 इज क्लोज सरफेस। इसके बारे में अपन लोग अगले क्लास में बात करेंगे। क्लोज सरफेस ऑफ कोर्स यू नो गॉस थ्योरम, बिल्कुल ये सारी कहानी, अगला पूरा लेक्चर इसी के बारे में जाएगा, गॉस थ्योरम के बारे में। थैंक यू।